दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा सुधांशु। दोस्तों, आज बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों नेपाल का जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों, इस समय जब वीडियो आ रही है अभी तक नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है और प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली अपना इस्तीफा दे चुके हैं। दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे कि क्यों आज जेनजेड यानी कि युवा नेपाल की सड़कों पे है, काठमांडू की सड़कों पे है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है दोस्तों, और हर उस सरकारी बिल्डिंगों का निशाना बना रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग में घुसा है, वहाँ पे तोड़फोड़ की है, पीएम आवास में घुस चुके हैं और अन्य सरकारी बंगलों पर भी और सरकारी ऑफिसों पर भी जो है भीड़ जो है आमादा है तोड़फाड़ करने में। दोस्तों, ये अभी तक क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसकी भी बात आगे करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ पे बंदरगाह नहीं है। आप देखेंगे तो हर जगह से वो लैंडलॉक है। लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जहाँ पर बंदरगाह नहीं होते, जहाँ पर पानी के जहाज नहीं पहुँच सकते, उसे लैंडलॉक कहते हैं। दोस्तों, इसके इतिहास की बात करें तो नेपाल शुरू से ही राजाओं के हाथ में रहा है, शाह वंश के राजाओं के हाथ में रहा है। फिर उनके साथ राणा राजवंश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी एक अच्छा खासा इतिहास रहा है। दोस्तों, पहले ये राजाओं के हाथ में हुआ करता था नेपाल, लेकिन धीरे धीरे ये डेमोक्रेटिक बन गया। जैसे कि राजाओं से हाथ में लेकर के संसद में पावर चली गई, लेकिन जैसे ही संसद में पावर आई, 2008 की बात है, तब से लेके आज तक पूरा नेपाल कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया। दोस्तों, वामपंथियों के हाथ में चला गया। इसका असर क्या पड़ा? इसका असर ये पड़ा कि नेपाल एक इकलौता पूरी दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र था, जिसे हम कह सकते थे कि ये हिंदू राष्ट्र है। हम उदाहरण दे सकते थे, लेकिन अब वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, वो सेक्युलर बन चुका है। कुछ समय पहले वहाँ के लोग कहते थे कि राजशाही फिर से आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो नेपाल के लोगों पर हम छोड़ते हैं। इस समय की बात की जाए तो कम्युनिस्टों ने वहाँ पे ऐसी तबाही मचा रखी थी जब उनको सत्ता मिली कि कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, उन्होंने हर वो काम किया जो नेपाल को फ़ायदा न पहुंचाया हो। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया, हर वो काम किया जिसमें नेपाल का फ़ायदा ना हो। हमेशा वो अपने हित की सोचे। कम्युनिस्टों ने हमेशा मतलब कि भ्रष्टाचार चरम पे था नेपाल में, बेरोजगारी थी, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे उतना कुछ रोजगार का अवसर नहीं है, लेकिन कम्युनिस्टों ने उस तरह का डेवलपमेंट नहीं किया नेपाल में जिस तरह का नेपाल चाहिए था। इससे जनता त्राही हो चुकी थी। दोस्तों, आपको एक बात पता है, 2008 में राजशाही गई थी। मैंने क्या कहा? 2008 में। और 2008 से लेके अभी तक 17 से 18 सरकार बदल चुकी है। जो इस समय के.पी. शर्मा ओली बैठा था, अब तो इस्तीफा दे चुका है, वो कम से कम 4 बार बन चुका है प्रधानमंत्री, छोटे कार्यकाल के लिए। इसमें एक और दूसरा कम्युनिस्ट लीडर है जिसका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। उसका भी एक अलग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी बहुत बड़ा वामपंथी है। एक और है नेपाली कांग्रेस, जो कि अभी भारत फ्रेंडली है, वो इंडिया फ्रेंडली है। वो आती है सरकार तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, लेकिन उसकी भी सरकार टिकती नहीं। और भी पार्टियां हैं वहाँ पे नेपाल में, छोटी छोटी पार्टियां। लेकिन अगर बड़ी पार्टियों की बात करें तो 3 पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और एक पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी है, वो है। दोस्तों, लगभग कि के.पी. शर्मा ओली भारत के हमेशा खिलाफ रहा है। जो इस समय बैठे हुए थे आदरणीय के.पी. शर्मा ओली जी, वो हमेशा भारत के खिलाफ रहे हैं, है ना। और जैसे कि आपको कुछ समय पहले शायद आपको पता होगा, लिपुलेख का जो एरिया था उस पर भी नेपाल ने अपना दावा किया था। ये नेपाल ने नहीं, के.पी. शर्मा ओली ने ही दावा किया था, जो कि वो हमारी ही ज़मीन है, भारत की ही ज़मीन है।
लेकिन उसने दावा तो किया था। हमेशा ये चाइनीज के साथ रहा है, चाइना के हमेशा पास में रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। वहाँ के नेपाल के लोग और कुछ बाहरी जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि केपी शर्मा ओली चाइना के तरफदारी में रहते हैं। दोस्तों दूसरा चीज़ ये है कि ये केपी शर्मा ओली जो है ना, ये सोशल मीडिया को बंद कर दिया था नेपाल में। इसी कारण जो है युवा जो सड़क पे उतरे हैं, काठमांडू में उतरे हैं। आज आप मेन स्ट्रीम मीडिया खोल करके देखिए, आप टीवी में कोई न्यूज़ चैनल लगा के देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। अभी का मैं बता रहा हूँ, जब मैं वीडियो डालूंगा तब का बता रहा हूँ। दोस्तों ये आग इसीलिए भड़की कि ये हर सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब है और अन्य व्हाट्सएप वगैरह जो है वो सब बैन हो गया है। अब जेनजिड जो हैं, जेनजिड यानी कि इस ज़माने के जो युवा हैं वो अब नाराज़ हो गए, वो सड़कों पे आ गए। अब वही कानून अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। दोस्तों इस तरह से तो जब युवा सड़क पर उतरते हैं ना तो फिर बड़े बड़े लोगों की सत्ता हिल जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात आपने नोट की होगी कि ये जो केपी शर्मा ओली है ये अपने आप को समझ रहा था शी जिनपिंग और नेपाल को समझ रहा था चीन। जैसे कि चीन में एक ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे आपका यूट्यूब, व्हाट्सअप नहीं चलेगा, फेसबुक नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, ट्विटर नहीं चलेगा, जिसे आप एक्स कहते हैं, अब वो नहीं चलेगा। उसका खुद का अपना ट्विटर है, खुद का अपना व्हाट्सअप है, खुद का अपना यूट्यूब है और खुद का अपने कई ऑनलाइन ऐप है जो वो चलाता है। केपी शर्मा ओली वही समझ बैठे नेपाल को कि हम नेपाल के शी जिनपिंग हैं और नेपाल जो है वो चाइना है, तो सब बंद कर दिया। लेकिन एक ध्यान देने की बात है दोस्तों, मीडिया के खबरों के अनुसार टिकटॉक पे नेपाल पे बैन नहीं लगाया गया है। बैन लगाया गया है उन ऐप पर जो चाइना के नहीं हैं या चाइना के बाहर के जो कंपनियां हैं उन पर ही बैन लगाया गया है। बात इस समय करें कि इस समय जो वीडियो अभी आप तक पहुंचेगा उससे कुछ समय पहले ही केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसा मीडिया में आ चुका है ना। अब उनके साथ कई मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। शायद मतलब कि खुशी का माहौल है युवाओं में, हो भी क्यों ना, वो थे ही ऐसे आदमी केपी शर्मा ओली, ठीक है ना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, ध्यान दिलाना चाहूँगा कि दोस्तों ये पैटर्न कुछ अलग नहीं लग रहा है। नेपाल में इतनी बड़ी भीड़, जिसका कोई नेता ना हो, जिसका कोई लीडर, सबसे बड़ा लीडर या कोई संगठन ना हो, अपने आप आ गए हों। दोस्तों इसका मिलता जुलता चीज़ आपको याद होगा श्रीलंका में भी यही हुआ था। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने बहुत ही भ्रष्टाचार किया है और महंगाई बढ़ गई है और भी ढेर सारी गलतियां लगी थी श्रीलंका पे। वहाँ के छात्र, वहाँ के युवा, वहाँ पे नौकरी पेशा करने वाले लोग वो आ गए सड़कों पर श्रीलंका में। और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको देश छोड़ना पड़ा था, शायद गोटाबाया राजपक्षे था, वो कमेंट्स में लिखेगा। और प्रधानमंत्री था महिंद्रा राजपक्षे, है ना। और भी उसके परिवार के ना जाने कितने मंत्री बने थे। मेरा राजपक्षे परिवार का कह रहा हूँ, उसको देश छोड़ना पड़ा था। यही पैटर्न बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना जी को देश छोड़ना पड़ा, है ना दोस्तों। तो और यही पैटर्न नेपाल में हुआ। आप नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ सिमिलर दिखेगी कि इसमें कोई लीडर नहीं है। बाद में चल करके लोगों ने अपने आप को लीडर कहा तो वो अलग बात है कि हम लीडर थे, हम ये थे, हम वो थे, वो अलग बात है। लेकिन इसका पैटर्न एक जैसा है। ये सवाल मैं करता हूँ, क्या इसमें शायद नेपाल के बाहर रहने वाले लोगों की ताकत है, शायद वो विदेश की ताकत है? क्योंकि 3 देशों पे, ये तीनों का तीनों देश भारत के पड़ोसी हैं, चाहे वो बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ या फिर नेपाल की बात कर रहा हूँ या फिर श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत बड़ी साजिश चल रही है ना, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और ये भारत के सीमाओं के सटे हुए जगहों पे चल रही है ना।
अगर नेपाल की आम आदमी की बात करूं तो वहाँ के आम आदमी बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत सीधे साधे जो है मेहनत करने वाले लोग हैं। और वहाँ की जो आबादी है अधिकतर, जो उनकी संस्कृति जो है और जो भारत के लोगों की संस्कृति है वो काफ़ी मिलता जुलता है, और धर्म भी एक ही है। वो भी सनातन को मानते हैं और भारत में भी सनातन है और रहेगा। तो वहाँ के लोग, आम आदमी को कोई कष्ट ना हो, ये भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हर व्यक्ति होगा, शायद आप भी होंगे, लेकिन ये बात तो है कि 3 देशों में एक ही पैटर्न पे हुआ। अब देखते हैं आगे के पी शर्मा ओली नेपाल में रहते हैं कि नेपाल के बाहर भाग जाते हैं। अभी कुछ समय में रहकर ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था, मैं तो खुद टीवी देख रहा था और कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करके मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो दोस्तों आगे का कोई अपडेट होगा तो ज़रूर मैं बताऊंगा आपको, और इस पर विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है आयुष। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आप कमेंट्स में अपनी कमेंट्स में राय लिखिए, सलाह दीजिए कि हम वीडियो को और कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।